हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 9 वर्षों की टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित स्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, तो इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है। आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है जिसमें डेली बेस के आधार पर आपको पीटी और मेंस का टेस्ट दिया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स की प्राप्ति होती है जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक। तो प्लस कोर्स का जो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का यह 74,500 का है और 24 मंथ का यह 1,15,750 का है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 67,050 में और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन आपको 1,04,175 में प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप अनअकैडमी के कम्बो पैक का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप यदि प्लस कोर्स ऑप्शनल पेपर का और जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन जो है 88,705 का और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन है 1,31,510 का है। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप यहाँ भी 10% डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। और यदि आप दोनों ही प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं यानी कि जीएस का भी ऑप्शनल पेपर का भी, तो 12 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन 70,103 का और 24 मंथ का यह सब्सक्रिप्शन है 99,680 का है। और यहाँ भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट को प्राप्त कर लेंगे। और अनअकैडमी का जो बैचेज सब शुरू हुए हैं, 18 फरवरी को बैचेज सब शुरू हुए हैं। आप इस बैच में से जो 2022 के लिए 1 साल का है, जो 2023 के लिए 2 साल का है और फिर जो एनसीईआरटी आधारित फोकस प्रीलिम्स बैच है, आप उसमें से किसी भी बैच का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपना सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में। और अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बाट है ये 28 फरवरी को 11 एम इसकी टाइमिंग है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करके आप इसमें इनरोल्ड हो सकते हैं। और इनरोल्ड होंगे तो यह जो कंटेस्ट फॉर्मेट है, देश के सभी आईएएस एस्पिरेंट इसमें भाग लेते हैं और इसमें भाग लेकर आप अपने प्रिपरेशन को तो जज कर ही सकते हैं, साथ ही आपको कई सारा प्राइजें जीतने का भी अवसर मिलेगा। तो आप इसमें मेरा रेफरल कोड यूज़ करके इनरोल्ड हों और इस कंटेस्ट का बेनिफिट उठाएं। तो आइए एक बार फिर से कुछ 2 दिनों के करंट अफेयर्स के क्लास के बाद फिर से आप लोगों का एक बार आधुनिक भारत के इस सेक्शन में स्वागत है। आधुनिक भारत और आधुनिक भारत का जो यह सीरीज चल रहा है, सेक्शन चल रहा है, तो इस आधुनिक भारत की सीरीज में बेसिकली हम लोग किस सेक्शन में हैं, तो ब्रिटिश शासन काल में जो भूमि बंदोबस्त हुए थे उस भूमि बंदोबस्त वाले टॉपिक में हम लोग चर्चा में अभी बीच में अवस्थित हैं।
तो भूमि बंदोबस्त वाले टॉपिक में, तो इसमें थोड़ा सा टॉपिक को कोरिलेट करने के लिए, क्योंकि बीच में 2 दिन करंट अफेयर्स, तो भारत में ब्रिटिश शासन काल में जो है परंपरागत जो मध्यकालीन भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था थी उसको समाप्त करके 3 प्रकार के भू राजस्व प्रणाली का सृजन किया गया था। तो उसमें एक जो व्यवस्था थी जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, उस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं। दूसरी जो व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, महल वारी व्यवस्था कहते हैं, महालवारी भी कह सकते हैं इसको, महाल वारी व्यवस्था कहते हैं या महालवारी बंदोबस्त कहते हैं। और जो तीसरी व्यवस्था भारत में शुरू की गई थी उसको हम लोग कहते हैं रैयत वारी बंदोबस्त कहते हैं, रैयत वारी व्यवस्था या रैयत वारी भूमि बंदोबस्त कहते हैं। ये 3 तरीके की व्यवस्था ब्रिटिश भारत में की गई थी। इसमें से अस्थाई बंदोबस्त की जो प्रणाली थी, इस अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम बेसिकली जो ब्रिटिश भारत काल में महलवारी बंदोबस्त लागू किया गया था उसके बारे में, और दूसरा जो रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रैयतवारी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। और आप आइए सबसे पहले रैयतवारी बंदोबस्त को जानने का तरीका क्या होगा और किस तरीके से हम लोग रैयतवारी बंदोबस्त को जानेंगे, का एक फॉर्मेटिंग बना लेते हैं। तो रैयत वारी बंदोबस्त, ये जो रैयत वारी भूमि बंदोबस्त है या जिसको हम लोग लगान सिस्टम भी एक तरीके से कह सकते हैं, रैयत वारी भूमि बंदोबस्त, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कारण को, उन कारण को, या जिसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रयोजक तत्व कह सकते हैं कि वह कौन सा कारक या प्रयोजक तत्व था जिसने ब्रिटिश भारत में रैयतवारी भूमि बंदोबस्त को प्रोत्साहन दिया था। दूसरा, इस बंदोबस्त की जो विशेषता थी, रैयतवारी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी, उस विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी में हम लोग इन चीज़ों का भी चक्र कर लेंगे कि किन किन क्षेत्रों में ये लागू था, कब लागू हुआ था। और तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे कि रैयतवारी बंदोबस्त जो है इसका जो है सो प्रभाव क्या पड़ा था, प्रभाव क्या था, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब प्रयोजक तत्व के ऊपर चर्चा होगी तो एक तो आपको यदि अस्थाई बंदोबस्त आपने पढ़ा होगा, तो सुना होगा उस लेक्चर को, तो आपको सारी चीजें याद होगी। तो आइए सबसे पहले रैयतवारी बंदोबस्त के पीछे जो प्रयोजक तत्व था उन चीजों की चर्चा करते हैं और तब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रैयतवारी बंदोबस्त जिसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा डायरेक्ट किसानों के साथ लगान वसूली के लिए व्यवस्था स्थापित किया गया था, वो जो प्रयोजक तत्व था क्या था, तो सबसे पहला इसका कारण था कि कई कारणों से ब्रिटिश सरकार का क्या था कि अस्थाई बंदोबस्त से मोह भंग हो चुका था। कई कारणों से ब्रिटिश सरकार का अस्थाई बंदोबस्त से मोह भंग हो चुका था, मोह भंग। और अस्थाई बंदोबस्त से जो मोह भंग हो चुका था वह इन्हें एक नए बंदोबस्त करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मोह क्यों भंग हो चुका था, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था कि इस अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि सरकार की लगान निश्चित हो गई थी, जबकि कंपनी का खर्चा बढ़ रहा था, इसको और अधिक राजस्व की जरूरत थी, जबकि अस्थाई बंदोबस्त में ये अपनी आय को बढ़ा नहीं सकते थे। एक ये कारण था। दूसरा, यह जो उम्मीद की गई थी कि जो जमींदार होगा, जो किसानों के प्राकृतिक नेता के रूप में काम करेंगे और कृषि को बढ़ावा देने के प्रयास करेंगे, तो ये भी कंपनी की आशाएं धूमिल हो गई। तीसरा, इससे जो कृषि के विकास की उम्मीद लगाई गई थी कि अस्थायी बंदोबस्त से कृषि का विकास होगा, तो वह भी कंपनी की आशाएं क्या थी, धूमिल हो चुकी थी। इनका लगान निश्चित हो चुका था जिसको ये बढ़ा नहीं सकते थे। जमींदार के बारे में जो सोचा था वो लाभ मिला नहीं। कृषि का विकास होगा वो भी विकास नहीं हो पाया। और चौथा, इसके कारण क्या था कि बहुत सारे अनरेस्ट या विद्रोह जो है सो उस क्षेत्र में होना शुरू हुआ था। इसके कारण, और पांचवा क्या था कि चूंकि जमींदारी नीलाम की गई थी स्थायी बंदोबस्त में, तो इस जमींदारी नीलाम किए जाने के कारण क्या था कि मुकदमेबाजी इस व्यवस्था में क्या थी, काफी बढ़ गई थी। मुकदमेबाजी बढ़ गई थी क्योंकि जो जिससे जमींदारी छीन ली जाती थी सूर्यास्त कानून के तहत, वो कोर्ट पहुंचता था और फिर वो मुकदमेबाजी शुरू होती थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थायी बंदोबस्त इसलिए भी किया गया था कि वो प्रशासनिक खर्च से बचना चाहता था। लेकिन जब तमाम मुकदमेबाजी शुरू होने लगी तो प्रशासनिक खर्च इनका बढ़ने लगा था।
और किसान जो थे वो भी किंकरी की अवस्था में पहुंच चुके थे और जमींदार एक पैरासाइट के रूप में किसानों के ऊपर चूसक के रूप में हो चुका था। तो कुल मिलाकर इन सभी कारणों से क्या था कि ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के नीति निर्माताओं का अस्थाई बंदोबस्त से मोह भंग हो चुका था और वह एक नए बंदोबस्त की ओर बढ़ना चाहते थे, जिसका परिणाम था रैयतवारी बंदोबस्त। एक दूसरा जो इसके पीछे प्रयोजक तत्व था यह भी था कि यह व्यवस्था जिन क्षेत्रों में की जा रही थी, यह व्यवस्था जिन क्षेत्रों में की जा रही थी, यानी कि दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में, कुछ उत्तर भारत में, खासकर दक्षिण भारत में जिन क्षेत्रों में की जा रही थी, वहां पर क्या था कि दो समस्याएं थी या दो चीजें इस व्यवस्था के लिए प्राकृतिक तौर पर उत्तरदायी थी। तो जिन क्षेत्रों में यह व्यवस्थाएं की जा रही थी उन क्षेत्रों में दो व्यवस्थाएं क्या थी। तो यहाँ पर क्या था कि भूखंड छोटे छोटे टुकड़ों में थे, भूखंड टुकड़ों में थे। और जाहिर सी बात है कि जब भूखंड टुकड़ों में होंगे तो वहां पर एक बड़े जमींदार के अधीन जब नहीं होगा, भूखंड छोटे छोटे टुकड़ों में होगा, तो फिर वह व्यवस्था वहां पर सफल नहीं हो पाएगी। तो एक ये कारण था। और दूसरा इसके पीछे कारण यह भी था कि इस क्षेत्र में क्या था कि जमींदार वर्ग अनुपस्थित था। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त किया गया था तो वहां पहले से ही जमींदार वर्ग की उपस्थिति थी। लेकिन जिन क्षेत्रों में जैसे मद्रास में लागू किया जाएगा, मुंबई में लागू किया जाएगा, वहां पर जमींदार वर्ग की अनुपस्थिति थी। तो ब्रिटिश सरकार को वहां पर यह व्यवस्था किसानों के साथ करनी पड़ रही थी। इसके पीछे यह भी कारण था कि जिन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की जानी थी वहां पर भूखंड छोटे छोटे टुकड़ों में थे। छोटे छोटे टुकड़ों में होने के कारण जमींदार के साथ, और दूसरा क्या था कि जमींदार वर्ग वहां था भी नहीं जिससे वो करेगा। ये दोनों ही जो वहां की स्थानीय परिस्थितियां थी वह रैयतवारी बंदोबस्त के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रेरित कर रही थी। तीसरा इसके पीछे का जो कारण था वो क्या था, तो तीसरा कारण यह था कि चूंकि कंपनी को अपनी आय बढ़ानी थी, कंपनी को क्या करना था, आय बढ़ाना था। और कंपनी को आय बढ़ाना था, चूंकि उसकी प्रशासनिक खर्च बढ़ रही थी। आय क्यों बढ़ाना था, तो कंपनी का क्या था कि प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा था। और जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक खर्च बढ़ रहा है कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सो जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका लाभांश देना है, तो कई प्रकार से कंपनी का खर्च बढ़ रहा था। जबकि अस्थाई बंदोबस्त में क्या था, अस्थाई बंदोबस्त में कंपनी की आय क्या थी वो निश्चित हो चुकी थी। यदि बढ़ा हुआ लगान जमींदार वसूलता भी था तो वो जमींदार के पास रह जाता था, कंपनी को इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। इसलिए कंपनी एक ऐसी फ्लेक्सिबल व्यवस्था खोज रही थी कि ताकि समय समय पर लगान की दर को बढ़ाया जाए और लगान की दर को बढ़ाकर अधिक से अधिक भू राजस्व को कलेक्ट किया जाए। वो एक ऐसी व्यवस्था को खोज रहे थे और इसी का कारण था कि वो अस्थाई बंदोबस्त से रैयतवारी बंदोबस्त की ओर बढ़े थे। हालांकि चौथा कारण इसमें यह भी रखेंगे, काफी आपके लिए एक पॉइंट लिख लेना काफी यह होगा कि इस व्यवस्था पर जो था कि जिस तरीके से रिकार्डो के लगान सिद्धांत का भी इस व्यवस्था पर, इस पर और महलवारी दोनों व्यवस्था पर रिकार्डो के लगान सिद्धांत का भी प्रभाव था, लगान सिद्धांत का प्रभाव। और रिकार्डो के लगान सिद्धांत का क्या प्रभाव था, इतना आपको डीप में नहीं पूछेगा जनरल स्टडीज में और ऑप्शनल पेपर में। केवल यदि आप इतना लिख देंगे प्रयोजक तत्व में कि इस व्यवस्था पर, चूंकि आपको 150 शब्द में लिखना होता है, मैक्सिमम 200 250 शब्द में, तो 250 शब्द में लिखने के लिए रिकार्डो के लगान सिद्धांत को ही पूरा लिखेंगे तो 250 शब्द निकल जाएगा। तो पूरी रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में आप क्या लिखेंगे, केवल आपको कॉमा देके ये लिख देना है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत का भी इस पर प्रभाव था। तो विचारधारा का स्तर पर ये, तो यह जो व्यवस्था स्थापित की गई उसके पीछे चार कारण हो गए। अस्थाई बंदोबस्त से जो कंपनी का मोह भंग हो चुका था और किन किन कारणों से वो आपके सामने है। जो जिन क्षेत्रों में वह व्यवस्था स्थापित की जानी थी वहां पर प्राकृतिक तौर पर कुछ परिस्थितियां थी जो ये व्यवस्था के लिए प्रेरित कर रहा था। तीसरा क्या था कि कंपनी को अपनी इनकम बढ़ानी थी। क्यों बढ़ानी थी, क्योंकि कंपनी का प्रशासनिक खर्च भारत में बढ़ रहा है, ब्रिटेन में इसका जो है बोर्ड उसमें बढ़ रहा है। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं उनके जो पेंशन, वेतन, भत्ते हैं, सब कुछ देना है कंपनी को। तो जाहिर सी बात है खर्च बढ़ रहा है, तो इनको एक फिक्स इनकम नहीं चाहिए बल्कि एक ऐसी फ्लैक्सिबल व्यवस्था चाहिए जिसमें ये क्या करें कि समय समय पर जो है इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखें। तो इसलिए रैयतवारी बंदोबस्त को लागू किया गया था।
अब ये जो रैयतबारी बंदोबस्त है, इसकी क्या-क्या विशेषता थी और इसमें क्या-क्या टेनेट्स के राइट थे, कहाँ पर क्या था, वो आप देखेंगे। तो एक अगले पेज में चलते हैं। रैयतबारी बंदोबस्त की जो विशेषता थी, उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि दूसरा सेक्शन जिसमें हो जाएगा रैयतबारी बंदोबस्त की विशेषता, रैयतबारी बंदोबस्त की विशेषता। तो ये जो रैयतवारी बंदोबस्त थी, इसकी क्या-क्या विशेषता थी और किस तरीके से ये चीज़ें थी, ये आपको ध्यान से इसमें देखना है। तो ये जो रैयतवारी बंदोबस्त था, इस बंदोबस्त के तहत क्या था कि सबसे प्रमुख चीज़ें कि यह रैयतवारी बंदोबस्त जो था, पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि यह बंदोबस्त जो था सीधे किसानों के साथ किया गया था, सीधे किसानों के साथ किया गया था, सीधे किसानों के साथ। जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया था और सरकार और किसान के बीच एक मध्यस्थ वर्ग के रूप में जमींदार था, वो रैयतवारी बंदोबस्त में नहीं था, बल्कि सरकार डायरेक्ट किसान से जुड़ा हुआ था, तो सीधे किसानों के साथ किया गया था। दूसरा क्या था कि इस व्यवस्था में किसान को जमीन का मालिक माना गया था, किसान को भूमि का मालिक माना गया था, भूमि का मालिक माना गया, यानी कि किसान को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त में नहीं था। मैं तुलना करके भी बता देता हूँ। और भूमि का मालिकाना हक होने के तहत क्या था कि किसानों को भूमि गिरवी रखने का भी अधिकार था, किसानों को भूमि गिरवी रखने का भी अधिकार था। दूसरा, किसानों को भूमि बेचने का भी अधिकार था, किसानों को भूमि बेचने का भी अधिकार था। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि गिरवी रखने और बेचने का अधिकार दे दिया गया था तो किसानों के लिए बेहतर था। एक तरीके से था, लेकिन दूसरा इसका मूल उद्देश्य ये था कंपनी का कि यदि किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ जाता है तो वो भूमि गिरवी रखकर हमें लगान दे दे, भूमि बेचकर हमें लगान दे दे, ये यहाँ पर मूल पर्पस था। तो गिरवी रखकर और बेचने का इन्हें अधिकार था। तीसरा क्या था कि किसान की भूमि जो होती थी तब तक जब्त नहीं की जाती थी। किसान यदि किसान यदि निर्धारित राजस्व, जो किसान के लिए निर्धारित राजस्व है, तो किसान यदि निर्धारित राजस्व जो उसको चुकाना है, निर्धारित राजस्व निर्धारित समय पर चुकता करता है, निर्धारित समय पर निर्धारित समय पर चुकाता है, तो उसकी भी भूमि जब्त नहीं की जाएगी, तो उसकी भूमि जब्त नहीं की जाएगी, तो उसकी भूमि जब्त नहीं की जाएगी, यानी कि किसान के पास वह भूमि उस समय तक रहेगी जिस समय तक वो लगान देगा। तो कहने के लिए यदि आप इस पॉइंट का स्थायी बंदोबस्त से तुलना कर लें, तो जो निर्धारित राजस्व है और निर्धारित तिथि को आपको जो लगान देना है, तो कोई भी किसान इस व्यवस्था में जब तक उसका जो निर्धारित लगान है वो देता है, तो उसकी भूमि पर मालिकाना हक है। ब्रिटिश सरकार वो भूमि जब्त नहीं करती थी। लेकिन यदि निर्धारित समय तक किसान ने लगान चुकता नहीं किया, तो ब्रिटिश सरकार कंपनी उसकी भूमि जब्त कर लेती थी। और कंपनी जब उसकी भूमि जब्त कर लेती थी, तो आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से अस्थाई बंदोबस्त के समान इसमें भी सूर्यास्त कानून जैसा प्रावधान था। कहने के लिए सूर्यास्त कानून इसमें नहीं है, लेकिन अर्थ तो वही निकलता है कि जो निर्धारित समय है और जो निर्धारित आपका कर है, वो यदि आपने नहीं दिया, तो फिर आपका भूमि कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। ये था इसमें तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जिस व्यवस्था में थी कि इसमें क्या था कि लगान की दर जो थी वो परिवर्तन होती रहती थी, लगान की दर परिवर्तनीय थी। लगान की दर क्या थी? परिवर्तनीय थी। और इस परिवर्तनीय रखने के पीछे, परिवर्तनीय थी, इसके भी पीछे मूल लॉजिक क्या था कि चूंकि समय के साथ लगान की दर को बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक भू राजस्व को कलेक्ट किया जाए। जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त में फिक्स कर दिया था, यहाँ पर नहीं था, बल्कि वो परिवर्तनीय थी। लगान की दर क्या रखा गया था? परिवर्तनीय रखा गया था, चौथा। और पांचवा क्या था इस बंदोबस्त में कि ये जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त थी, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है ब्रिटिश भारत के एक तरीके से देखेंगे ना, तो ब्रिटिश भारत में, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त था, 30% भाग पर महलवारी बंदोबस्त था
और सर्वाधिक भागों पर जो था कि यह व्यवस्था लागू की गई थी, यानी कि जो रैयतबारी बंदोबस्त थी वो ब्रिटिश भारत में क्या था कि सर्वाधिक भागों पर लागू था। यानी कि ब्रिटिश भारत के लगभग, एक तरीके से आप कहेंगे कि ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भाग पर रैयतबारी बंदोबस्त लागू था। 51% भाग पर रैयतबारी बंदोबस्त लागू था। पांचवा, छठा पॉइंट कि यह जो रैयतबारी व्यवस्था थी वो कहाँ कहाँ पर लागू थी। तो रैयतबारी व्यवस्था जो थी यह बम्बई में लागू था। बम्बई के साथ साथ यह व्यवस्था जो था मद्रास प्रांत में लागू किया गया था। मद्रास प्रांत के साथ साथ यह असम में व्यवस्था लागू की गई थी। और असम के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी यह व्यवस्था लागू की गई थी। कुछ यूपी के क्षेत्रों में, पंजाब में भी इसका कुछ संशोधित रूप लागू किया गया था। तो तीन प्रमुख क्षेत्र बम्बई में, मद्रास में और असम में जो है सो रैयतबारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और ब्रिटिश काल में औपनिवेशित भारत के लगभग 51% भूभाग पर यह बंदोबस्त लागू की गई थी। ये ध्यान में रखेंगे। छठा, सातवां पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि यह व्यवस्था जो रैयतबारी व्यवस्था है सर्वप्रथम कब लागू किया गया था। तो रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था 1792 में लागू किया गया था। और 1792 में यह व्यवस्था लागू किया गया था तो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो 12 महल डिस्ट्रिक्ट थे, 12 महल जिले, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था। और धीरे धीरे इस व्यवस्था को जो है सो आगे बढ़ाया गया था। फिर मद्रास में, मद्रास के बाद बम्बई में इस तरीके की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। फिर इस व्यवस्था में क्या है कि ये जो रैयतबारी बंदोबस्त है, इस व्यवस्था में कुछ जो ब्रिटिश सुधारक जो भूमि विशेषज्ञ थे जिनका इस व्यवस्था में विशेष योगदान है, उसमें एक है जिसको हम लोग टॉमस या थॉमस मुनरो कहते हैं। थॉमस मुनरो का इसमें विशेष योगदान है। इस व्यवस्था को लागू करने में थॉमस मुनरो का विशेष योगदान है। और इसके अलावा थॉमस मुनरो के साथ साथ कैप्टन रीड का भी इस व्यवस्था में विशेष योगदान है। और इसमें जब लगान निर्धारण किया जाता था तो बेसिकली 9वां पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि लगान निर्धारित करने समय क्या जाता था, भूमि की एक तरीके से आप कहेंगे कि भूमि की माप की जाती थी और तब लगान निर्धारित होता था कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, उसके आधार पर उसका, तो भूमि माप के आधार पर लगान का निर्धारण होता था। भूमि माप के आधार पर लगान का निर्धारण, राजस्व का निर्धारण होता था। किसके आधार पर? तो भूमि माप के आधार पर राजस्व का निर्धारण होता था, राजस्व का, लगान का निर्धारण होता था ब्रिटिश शासन काल में। और बेसिकली इसके कारण क्या होता था, 10वां पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि जब लगान का निर्धारण भूमि माप के होगा तो समस्त भूमि की रिकॉर्ड रखी जाती थी, समस्त भूमि की रिकॉर्ड रखी जाती थी कि किसके पास कितनी भूमि है, कितना लगान होगा, ये तमाम रिकॉर्ड कंपनी को रखने होते थे। तो इस प्रकार से रैयतबारी बंदोबस्त की क्या थी, 10 विशेषताएं थी जो आपको बताया पॉइंटों में। इसको याद रखेंगे। सबसे पहला कि यह व्यवस्था सीधे किसानों के साथ की गई थी। दूसरा, किसानों को भूमि का इसमें मालिकाना हक दिया गया, यानी कि वो गिरवी रख सकते थे, भूमि को बेच सकते थे। तीसरा जो था इसके पीछे कि किसान जब तक अपना निर्धारित राजस्व दे रहा है, निर्धारित समय पर निर्धारित राजस्व दे रहा है, तब तक भूमि उसके पास है। लेकिन यदि वो निर्धारित राजस्व निर्धारित समय पर चुकता नहीं करता है तो कंपनी उसकी भूमि, ब्रिटिश सरकार उसकी भूमि जब्त कर लेती थी, जब्त कर सकती थी। चौथा इसमें क्या था कि लगान की दर को परिवर्तनीय रखा गया था कि समय के साथ संशोधित किया जाए और अधिक से अधिक भू राजस्व प्राप्त किया जाए। और पांचवा की ब्रिटिश भारत का जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत था उसके लगभग 51% भाग पर जो है यह रैयतबारी बंदोबस्त लागू किया गया था। सातवां पॉइंट की यह व्यवस्था जो है 1792 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। फिर आठवां पॉइंट की इस व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को जाता है। एक पूछेगा तो थॉमस मुनरो होगा, दोनों रहेगा तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। और चूंकि प्रत्येक किसान के साथ होता था तो यह व्यवस्था में क्या होता था कि भूमि की माप कराई जाती थी। विग्नेट एक अधिकारी थे जो भूमि माप के विशेषज्ञ थे, तो भूमि माप कराकर राजस्व का निर्धारण होता था। और फिर भूमि माप की पूरी रिकॉर्ड रखी जाती थी। और फिर लास्ट पॉइंट ये भी याद रखेंगे कि यह व्यवस्था बम्बई में लागू था, मद्रास में लागू था, असम में लागू था।
और कुछ जो इसमें आपको पॉइंट ध्यान रखना है विशेष करके कि ये जो गिरवी रखने और बेचने का अधिकार किसानों को दिया गया था, तो बेसिकली किसानों को दिया इसलिए गया था कि ताकि वो इसको बेचकर यदि उनके ऊपर बकाया बच जाता है, इसको बेचकर वो कंपनी का भू राजस्व चुकता कर लें, इसलिए भूमि को गिरवी रखने, बेचने का अधिकार दिया गया था। तो इस तरीके से रैयतबाड़ी बंदोबस्त जो है और आगे के कुछ गवर्नरों के समय में भी इसमें क्या है कि संशोधन किया गया और धीरे-धीरे जो है सो यह व्यवस्था अधिकांश भारत के क्षेत्रों पर लागू किया गया। इसमें आपने 2 सेक्शन देख लिया है कि सबसे पहले कि जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त था उसके पीछे प्रयोजक तत्व क्या था, किन-किन कारणों से लागू किया गया था और दूसरा आपने देख लिया कि रैयतबाड़ी बंदोबस्त की विशेषता क्या थी। अब इस रैयतबाड़ी बंदोबस्त का जो प्रभाव होता है, वह प्रभाव क्या होता है और जब आप इसका विश्लेषण करेंगे, आलोचना करेंगे, तो क्या-क्या होता है? सबसे पहले आप देखिए ये जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त थी, इसमें क्या थी कि कर की दर काफ़ी अधिक थी, कर की दर अधिक थी, कर की दर अधिक थी और कई अवसरों पर तो ऐसा होता था कर की दर अधिक थी और कई अवसरों पर ऐसा था कि इसमें स्थायी बंदोबस्त से भी किसानों को अधिक कर चुकाना होता था। कई अवसरों पर इस व्यवस्था में किसानों को अस्थायी बंदोबस्त से भी यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से अस्थायी बंदोबस्त से भी अधिक भू-राजस्व चुकाना होता था, तो कर की दर काफ़ी अधिक थी और ज़ाहिर-सी बात है कि कर की दर अधिक थी, तो इसका किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस व्यवस्था के कारण था कि किसान की स्थिति जो है और खराब हो गई, किसान की स्थिति और खराब हुई, किसान की स्थिति खराब हो गई। किसान की स्थिति खराब क्यों हुई? तो किसान की स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि एक तो इनके पास क्या था कि कर का बोझ काफ़ी होता था। इनके ऊपर कर का बोझ क्या था? काफ़ी अधिक था, काफ़ी कर इनसे लिया जाता था। और दूसरा क्या था कि इस व्यवस्था में भूमि के बिक्री हो जाने, भूमि के गिरवी रखने की व्यवस्था करने के कारण इस व्यवस्था में कर चुकाने के कारण इनके हाथ से भूमि निकलने लगी, इनके हाथ से भूमि निकलने लगी। क्योंकि ये जब उत्पादन नहीं होता था, तब भी इनको जो है सो कर चुकाना ही है। तो गिरवी रखने और इस तरीके की व्यवस्था करके इनके हाथ से भूमि थी। इसलिए इस बंदोबस्त में किसान की स्थिति अस्थायी बंदोबस्त से भी बुरी हो गई। तीसरा कि इसमें क्या था कि ज़मींदार तो नहीं था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त के विपरीत सरकार ही इसमें एक तरीके से ज़मींदार के रूप में आ गई थी। सरकार ही ज़मींदार की भूमिका निभाने लगी थी। सरकार ही क्या था ज़मींदार की भूमिका यानी कि किसानों को उत्पीड़ित करना, उनकी भूमि जब्त कर लेना, जो भी समय पर नहीं देगा, तो उसकी भूमि जब्त कर लेते थे। एक तरीके से सरकार ही यहाँ पर क्या था कि ज़मींदार की भूमिका में आ चुका था। और चौथा क्या था कि इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ था कि कृषि का पिछड़ापन हुआ, कृषि का पिछड़ापन होते गया क्योंकि हालाँकि जो रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसके पीछे यह भी उद्देश्य था रैयतबाड़ी बंदोबस्त लागू करने के पीछे कि यदि किसानों का भूमि पर पैतृक अधिकार दे दिया जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आज भी भारतीय समाज में आप देखते हैं कि जब किसी किसान का भूमि पर पैतृक हक होता है, तो वो उस पर पूरे परिवार के साथ अच्छे से मेहनत करके खेती करता है ताकि अधिक से अधिक यहाँ से उत्पादन लिया जाए। तो ब्रिटिश शासक ने सोचा भी यही था कि किसानों का पैतृक हक होगा, तो वो इस पर अधिक मेहनत लगन के साथ खेती करेंगे, कृषि का पैदावार बढ़ेगा और हमारा जो है सो राजस्व बढ़ेगा। लेकिन कृषि का पिछड़ापन और पिछड़ेपन का कारण क्या था कि 2 कारण था कृषि के पिछड़ेपन का। पहला कारण कृषि के पिछड़ेपन का यह था कि चूँकि कर की दर इतनी थी इस व्यवस्था में कि कर वसूल करने के बाद किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था। किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था। किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था और ज़ाहिर-सी बात है कि जब किसानों के पास कुछ भी नहीं बचेगा नहीं बचता था, तो वो क्या करेगा? किसान की तरफ से कृषि में निवेश नहीं होगा क्योंकि उसके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो किसान की तरफ से कृषि में निवेश नहीं होगा और किसान की तरफ से कृषि में निवेश क्यों नहीं होगा? फिर दोहरा रहा हूँ क्योंकि भू-राजस्व की दर इतनी थी, कि उसके पास कुछ बच ही नहीं रहा भू-राजस्व चुकाने के, अपने खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वो कृषि में निवेश क्या करेगा? और दूसरा कारण था कृषि के पिछड़ेपन का कि सरकार निवेश करती नहीं थी, ना तो कृषि के क्षेत्र में, ना उर्वरक के क्षेत्र में, ना ही कुछ शोध अनुसंधान के क्षेत्र में। तो सरकार के तरफ से भी
सरकार के तरफ से भी निवेश नहीं है। सरकार के तरफ से भी क्या है कि निवेश नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब सरकार की तरफ से निवेश नहीं है तो कृषि का क्या होगा? इन दोनों कारणों से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के क्षेत्र में कृषि को पिछड़ापन बढ़ते गया, कृषि का पिछड़ापन बढ़ते गया। तो कुल मिलाकर इसके कारण क्या होगा कि चूंकि कर की दर बढ़ती है और कृषि के कर दर चुकेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण क्या होगा कि किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ते जाती है। किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती है। आज के भारत के ग्रस्तता बढ़ती है। स्थिति से आप इस 5वें पॉइंट की तुलना कर सकते हैं। आज भी भारत में किसानों की ऋणग्रस्तता कैसे बढ़ती है कि जब उसका फसल खराब हो जाए, वो शाहूकार और महाजन से ऋण लेता है। संस्थागत ऋण की कमी हो यदि और है भी भारत में, वो शाहूकार महाजन बनिया से ऋण लेता है जो उच्च ब्याज दर पर ऋण देता है। फसल खराब हो गई, अब फसल खराब हो गई तो अगले सीजन के लिए क्या करना है, उसको यदि फसल करना है तो फिर बनिया साहूकार महाजन से ऋण लेना है। पहला ऋण तो है ही, दूसरा ऋण लिया यानी ऋण के ऊपर ऋण। अब वो ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है। यहाँ पर भी यही था ब्रिटिश शासन काल में कि चूंकि किसान जो है सो नकदी फसल भी कर रहा था, अब इस स्थिति में करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। और फसल यदि खराब हो गई तो भी किसान को लगान चुकाना ही है, कोई छूट की तो गुंजाइश थी नहीं। तो वो कहाँ से लगान देगा? तो या तो भूमि बेच के देता था या साहूकार मारवाड़ी बनिया सबसे ऋण लेता था, पैसा वो देता था। और वो साहूकार मरवाड़ी बनिया क्या करते थे, इनको अपने ऋण के दुष्चक्र में फंसा लेते थे और फिर ये इन लोगों के शोषण का शिकार बनते जाते थे। और इसके कारण क्या हुआ कि जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, ब्रिटिश शासन काल में जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, इसके बढ़ने का ये सबसे प्रमुख कारण था। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के क्षेत्र में भी किसान की अच्छी स्थिति नहीं थी। कई अवसरों पर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार ने खुद जमींदार की स्थिति धारण कर ली थी। ये ध्यान में रखेंगे। और ये प्रभाव आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज ध्यान में रखना है। इस तरीके से रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कि उसके पीछे प्रयोजक तत्व था, उस व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी और उस व्यवस्था का प्रभाव क्या पड़ा था, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जो ब्रिटिश शासन काल में भू राजस्व की व्यवस्था की गई थी, वो भू राजस्व की व्यवस्था कौन सी थी? तो वह जो ब्रिटिश शासन काल में की जाने वाली भू राजस्व की व्यवस्था थी, वह थी महालवारी बंदोबस्त। तो महालवारी बंदोबस्त को भी इसी प्रकार से जानना है, तो एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, महालवारी बंदोबस्त। महालवारी बंदोबस्त। तो महालवारी बंदोबस्त में भी हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इस व्यवस्था के पीछे प्रयोजक तत्व कौन था। इस व्यवस्था के पीछे प्रयोजक तत्व यानी कि जो महलबारी बंदोबस्त लागू किया गया ब्रिटिश शासन काल में, उसके पीछे कारण क्या था, क्यों लागू किया गया था, ये प्रयोजक तत्व। दूसरा फिर देखेंगे हम लोग कि इस व्यवस्था की क्या क्या विशेषता थी, जैसे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में देखा था। और तीसरा देखेंगे कि इस व्यवस्था का भी क्या प्रभाव पड़ा था, वो हम लोग देखेंगे, क्या प्रभाव पड़ा था वो देखेंगे। तो महालबारी बंदोबस्त का जो प्रयोजक तत्व था, कमोबेश प्रयोजक तत्व रैयतवाड़ी बंदोबस्त के ही समान था। पहला कारण कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कंपनी का अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी का जो अस्थाई बंदोबस्त से मोहभंग हो चुका था। और अस्थाई बंदोबस्त के साथ साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भी उन्होंने जो चीजें सोची थी, जो व्यवस्था फायदेमंद होगा, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त भी इनके लिए क्या था कि एक तरीके से मोह भंग हो चुका था। क्योंकि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कंपनी का कर राजस्व तो जरूर बढ़ा था, लेकिन इनके खर्च बढ़ गए थे काफी। खर्च कैसे खर्च बढ़ गए थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कंपनी का प्रशासनिक खर्च काफी बढ़ चुका था। अब आप कहेंगे कंपनी का इसमें प्रशासनिक खर्च कैसे बढ़ चुका था? तो कंपनी का प्रशासनिक खर्च जो बढ़ चुका था, और कई ऐसे मामले होते थे, प्रशासनिक खर्च क्या बढ़ चुका था, तो अस्थाई बंदोबस्त में तो इनको अपना अधिकारी नियुक्त नहीं करना था राजस्व वसूल करने के लिए। वो तो जमींदार राजस्व वसूल करेगा और कंपनी को दे देगा, ब्रिटिश सरकार को। लेकिन यहाँ पर चूंकि डायरेक्ट किसान से किया गया था, तो अब किसान से राजस्व वसूल करने के लिए कंपनी का अपना कर्मचारी होगा, तो राजस्व वसूल करने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने पड़े इनको, उसमें खर्च बढ़ गया इनका। दूसरा, भूमि का सर्वेक्षण होगा, भूमि की माप जोख होगी, तो उसके लिए सर्वेक्षण अधिकारी और माप जोख अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। और यहाँ पर इस व्यवस्था में सबसे अधिक धांधली होती थी। आज भी आप देखते हैं भारतीय व्यवस्था में कि जो पटवार होते हैं,
वहां पर जो भूमि का लेखा जोखा रखते हैं, जो रिकॉर्ड रखते हैं, वहां पर सबसे अधिक गड़बड़ी होती है, सबसे अधिक गुंजाइश है वहां पे, और होती भी है कई अवसर पर आप देखते हैं। वो जो भूमि की मापजोख रखने वाले अधिकारी थे और भूमि का जो लगान का जो रिकॉर्ड रखते थे, वहां पर इस व्यवस्था में सबसे अधिक भ्रष्टाचार था। और उस भ्रष्टाचार के कारण जो प्रशासनिक खर्च था कंपनी का, उससे कंपनी का मोह भंग हो चुका था और वो अब तीसरी व्यवस्था की ओर बढ़ रही थी। तो एक जो अस्थाई बंदोबस्त से पहले मुँह भंग हो चुका था और रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जो कुछ समस्याएँ थी, जो सामने आ चुकी थी, उसको देखते हुए कंपनी अब एक तीसरे बंदोबस्त की ओर बढ़ना चाह रही थी, जो महलवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। और दूसरा इसके पीछे भी क्या था कि जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, जैसे मैंने अस्थाई रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में बताया था, ठीक यहाँ भी इसके ऊपर भी रिकार्डो के लगान सिद्धांत का प्रभाव था। रिकार्डो के लगान सिद्धांत का इस व्यवस्था पर भी कुछ प्रभाव था, लगान सिद्धांत का इस पर प्रभाव था। और कंपनी चूंकि उसमें भी कर की व्यवस्था फ्लेक्सिबल थी, यहाँ भी समय समय पर कर की व्यवस्था होगी, तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के पीछे प्रयोजक था, तो वो भी महलवारी के पर। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या जुड़ जाएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कंपनी का मोह किस कारण से भंग हुआ, क्या समस्याएँ आनी शुरू हुई थी, वो आपको बताना है। और वो मैंने आपको बताया प्रशासनिक खर्च के रूप में, और भ्रष्टाचार का जो कोर एरिया इसमें बनता था, वो कहाँ पर, वो आपको ध्यान में रखना है। अब इस बंदोबस्त की जो विशेषता थी, जो महलवारी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था, इस बंदोबस्त की क्या विशेषता थी और कैसे चीज़ें चलती थी इसमें, तो वो आप देखिए। तो एक हेडिंग बना लेंगे सभी लोग, महालवारी बंदोबस्त की विशेषता। महालवारी बंदोबस्त की विशेषता। तो ये जो महालवारी बंदोबस्त थी, इस महालवारी बंदोबस्त की क्या विशेषता थी और किस तरीके से इसमें काम होता था भू राजस्व का, वो आप ध्यान से देखेंगे। तो ये जो महालवारी बंदोबस्त था और इस महालवारी बंदोबस्त की जो विशेषता थी, क्या-क्या विशेषता थी, ये आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। तो सबसे पहले ये जो महालवारी बंदोबस्त है, हम लोग इसको महालवारी बंदोबस्त क्यों कहते हैं? इस व्यवस्था में क्या था कि लगान के लिए जो समझौता, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो समझौता किया गया था, इसमें भू राजस्व भूमि व्यवस्था जो किया गया था, भू राजस्व या भूमि कर व्यवस्था जो था, यह किया गया था। इसमें भूकर व्यवस्था ग्राम समुदाय चुकाने के लिए उत्तरदायी था। ग्राम समुदाय चुकाने के लिए उत्तरदायी था। ग्राम समुदाय या ग्राम समुदाय चुकाने के लिए उत्तरदायी था। ग्राम समुदाय चुकाने के लिए उत्तरदायी था, या इस व्यवस्था में भू राजस्व चुकाने के लिए गांव का जो प्रमुख होता था, गांव का जो प्रमुख होता था, जिसको महलदार कहा जाता था, जो गांव का प्रमुख होता था, वह चुकाने के लिए उत्तरदायी होता था। वह चुकाने के लिए उत्तरदायी था। वह चुकाने के लिए उत्तरदायी था। तो इसमें जो उत्तरदायी था, तो ये जो गांव का प्रमुख होता था, जो इसमें भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था, इसको बेसिकली क्या कहा जाता था? महलदार कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? महलदार कहा जाता था। कई जगह पर इसको मुखिया भी कहा जाता था। तो इस व्यवस्था में पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो महलवारी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में कर चुकाने की जो जिम्मेदारी थी, वो पूरे गांव की तरफ से ग्राम समुदाय को, यानी कि उस कम्युनिटी से भी होता था, या जो उस गांव का प्रमुख होता था, वह कर चुकाने के लिए उत्तरदायी था। और गांव का जो प्रमुख होता था, वो बेसिकली महलदार कहलाता था। इसीलिए इसको हम लोग महलवारी बंदोबस्त कहते हैं। और कई जगह पर ये महलदार जो है, मुखिया भी कहलाता था। ये ग्राम समुदाय की ओर से भूमि कर चुकाने के लिए उत्तरदायी था। अब जाहिर सी बात है, ये महलदार या जो मुखिया होगा, जिसके नाम पर ये व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त जानी गई, तो महलदार अपने घर से तो नहीं देगा। तो दूसरा इसका अर्थ ये हो गया कि इस व्यवस्था में क्या था कि यह व्यवस्था किसानों के से नहीं की गई थी। यह व्यवस्था क्या था कि यह व्यवस्था किसानों के साथ नहीं की गई थी। यह व्यवस्था किसानों के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं। और जाहिर सी बात है कि यह व्यवस्था जब किसानों के साथ नहीं की गई थी, तो किसके साथ की गई थी?
तो यह व्यवस्था उस महलदार या मुखिया के साथ किया जाता था। यह व्यवस्था महलदार, जो गांव का प्रमुख होता था, महल का प्रमुख होता था, गांव या महल कह सकते हैं। तो गांव या महल का जो प्रमुख महलदार होता था या जो मुखिया होता था, उस महलदार या मुखिया के साथ यह व्यवस्था की जाती थी। और ये महलदार या मुखिया जो था, ये भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी था। अब जाहिर सी बात है कि ये जो भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी है, तो अब इस महलदार और मुखिया का संपर्क है किससे? सरकार से। तो इस व्यवस्था में सबसे बीच में, अब इस व्यवस्था को इस तरीके से समझ लीजिए कि महलवारी बंदोबस्त में सरकार सबसे ऊपर में है। सरकार के नीचे कौन है? तो महलदार है। सरकार के नीचे कौन है? महलदार है या मुखिया है। और महलदार के नीचे कौन है? किसान है। कुछ उसी तरह की व्यवस्था जैसे अस्थाई बंदोबस्त में सरकार था, फिर बीच में जमींदार था और जमींदार के नीचे किसान था। हालांकि उसमें तो और कई सारे इंटरलोपर्स आ गए थे। जमींदार और किसान के बीच भी कई सारे ठेकेदार आ चुके थे। यहाँ पर महलदार था। अब ये जो महलदार था, इस महलदार का कार्य था कि गांव के प्रत्येक किसान से, तीसरा पॉइंट अब इसमें ये याद रखेंगे इस व्यवस्था में, कि गांव के प्रत्येक किसान से, गांव के प्रत्येक किसान से भू राजस्व कलेक्ट करना इसका काम था। गांव के प्रत्येक किसान से राजस्व इकट्ठा करना, गांव के प्रत्येक किसान से राजस्व इकट्ठा करना, और राजस्व इकट्ठा करना और उसके बाद समय पर ब्रिटिश सरकार को चुकता करना। समय पर ब्रिटिश सरकार को चुकता करना, समय पर ब्रिटिश सरकार को चुकता करना क्या था? इस महलदार या मुखिया का काम होता था। तो 3 पॉइंट को एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिए कि जो महलवारी बंदोबस्त है, इसको महलवारी बंदोबस्त क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला इसके पीछे कारण था कि जो महलवारी बंदोबस्त में भू राजस्व वसूल चुकाने के लिए उत्तरदायी था, तो संपूर्ण ग्राम समुदाय की तरफ से भू राजस्व चुकाने के लिए उस गांव का, उस महल का जो प्रधान होता था, जिसको कई मामलों पर महलदार कहा जाता था, मुखिया कहा जाता था, वह भू राजस्व चुकाने के लिए उत्तरदायी होता था। तो इसीलिए इस व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था कहा गया, क्योंकि यह महलदार से किया गया था। दूसरा इसका अर्थ हो गया कि यह व्यवस्था किसानों के साथ नहीं की गई थी, बल्कि महलदार और मुखिया से सरकार का संपर्क था, किसान से नहीं था। और महलदार और मुखिया से संपर्क था, तो इसका अर्थ हो गया हायरार्की क्रम में देखेंगे तो ऊपर में सरकार है, बीच में महलदार है या मुखिया है, नीचे में किसान है। कुछ अस्थाई बंदोबस्त जैसे उसमें कर फिक्स था, इसमें फिक्स नहीं होगा, फ्लैक्सिबल रखा जाएगा। ये अंतर है। अब ये जो महलदार के साथ किया गया था, तो जाहिर सी बात है कि ये जो महलदार था, इसका कर्तव्य बनता था कि गांव के प्रत्येक किसान से भू राजस्व कलेक्ट करना, और भू राजस्व कलेक्ट कर करके निर्धारित समय पर ब्रिटिश सरकार को चुकाना इसका काम होता था। तो ये तीसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे। चौथा पॉइंट जो इस व्यवस्था के साथ था, महलवारी व्यवस्था के साथ, तो महलवारी व्यवस्था के साथ चौथे पॉइंट में क्या था कि इस व्यवस्था में भी क्या था कि जो कर की दर थी वो परिवर्तनीय थी। कर की जो दर थी वो परिवर्तनीय थी। कर की दर क्या थी? चेंजेबल थी। समय के साथ इसमें भी क्या था कि कर की दर को बढ़ाया जाता था, कर की दर परिवर्तनीय थी। जैसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, यहाँ पर भी अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि कर की दर स्थिर थी और उसमें वो कंपनी को हानि हो रहा था, इसलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भी कर की दर को फ्लैक्सिबल रखा गया, और यहाँ पर भी कर की दर को क्या रखा गया? फ्लैक्सिबल रखा गया था, परिवर्तनीय रखा गया था। और कई अवसर पर जो है सो इस व्यवस्था में, कई अवसर पर इस व्यवस्था में भूमि कर की दर जो है 80% से अधिक हो जाती थी। कई अवसर पर इस व्यवस्था में भूमि कर 80% से अधिक हो जाती थी। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त के तुलना में भी रैयतवाड़ी और महलवारी काफी कठोर व्यवस्था थी। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। छठा पॉइंट कि यह जो महलवारी बंदोबस्त है, तो इस महलवारी बंदोबस्त का जो जनक है, इस महलवारी बंदोबस्त का जो जनक है, इससे हॉल्ट मैकेंजी को इसका जनक माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी को जनक माना जाता है। और यह व्यवस्था जो था, सातवां पॉइंट याद रखेंगे कि यह व्यवस्था जो था इसमें, कि जैसे आपने देखा है कि जो अस्थाई बंदोबस्त था, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कितने भूभाग पर था? 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त था।
अभी आपने देखा है कि जो रैयतवारी बंदोबस्त है, तो रैयतवारी ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पर है? तो 51% भाग पर रैयतवारी था। तो शेष जो महलवारी हो जाएगा, तो महलवारी बंदोबस्त कितने भाग पर हो जाएगा? तो ब्रिटिश भारत के 30% भूखंड पर जो था वो महलवारी बंदोबस्त लागू था। 30% भूखंड पर महलवारी बंदोबस्त लागू था। और ये जो महलवारी बंदोबस्त लागू था, तो यह व्यवस्था जो है कहाँ-कहाँ पर लागू था? तो यह व्यवस्था जो था सो यह मध्य प्रांत में, जिसको आज मध्य प्रदेश आप कहते हैं, तो यह व्यवस्था मध्य प्रांत में लागू था। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत में लागू किया गया था, जिसको आज यूपी कहते हैं, तो मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। तो तीसरा पॉइंट तक तो आप रिपीट कर लिए हैं। चौथा पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि इसमें भी रैयतबारी बंदोबस्त के समान कर की व्यवस्था को फ्लेक्सिबल रखा गया था। समय के साथ बढ़ाया जाए ताकि भू राजस्व अधिक से अधिक कलेक्ट किया जाए। कई अवसरों पर इसमें कर की दर 80% या उससे भी अधिक थी। इस व्यवस्था का जनक जो है वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। और सातवां पॉइंट है कि यह जो व्यवस्था है, यह जो ऑल ओवर ब्रिटिश भारत में भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था थी, उसमें कुल ब्रिटिश भारत के 19% भूखंड पर अस्थायी बंदोबस्त, 51% भूखंड पर रैयतवारी बंदोबस्त, तो शेष जो 30% भूखंड बचता है वहां पर क्या हो जाएगा, वो क्या लागू था वहां पे, शेष 30% भूखंड पर महलवारी बंदोबस्त। और कहाँ कहाँ पर था, तो यह मध्य प्रांत में था, संयुक्त प्रांत में था और फिर पंजाब में था। आठवां, नौवां पॉइंट याद रखेंगे कि इस व्यवस्था को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में इस व्यवस्था को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। 10वां पॉइंट याद रखेंगे कि 1822 का जो रेगुलेशन है, 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत, 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत जो है, 1807 के तहत इस व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। इस व्यवस्था को क्या दिया गया? कानूनी रूप दिया गया। तो ये जिस तरीके से रैयतवारी बंदोबस्त में आपने 10 पॉइंट पढ़े थे उसके विशेषता के रूप में, उसी तरीके से महलवारी बंदोबस्त में भी आपने 10 पॉइंट विशेषता के रूप में पढ़े हैं। एक संक्षिप्त रिवीजन की जो ये महलवारी बंदोबस्त जो है, तो महलवारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, ये ध्यान में रखते हैं। क्यों करते हैं, क्या इसमें चीजें थी, वो ध्यान में रखना है। और फिर इसमें कर की दर जो परिवर्तनीय थी, वो भी कर की दर काफी अधिक होती थी। जनक हॉल्ट मैकेंजी है। कुल भारत के, ब्रिटिश भारत के 30%, कहाँ कहाँ? मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब 1819 में इंट्रोड्यूस और 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत। 10वां पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत व्यवस्था को कानूनी रूप दिया गया। आगे चलकर इसमें और सारा परिवर्तन होता है। तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इस व्यवस्था में कुछ सुधार होता है, आगे ले जाया जाता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती थी और चली थी। अब जाहिर सी बात है कि ये जो महलवारी व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत में, इसका जब आप प्रभाव देखेंगे तो प्रभाव फिर वही बात होगी जो आप देखेंगे। तो प्रभाव को आपको देखना है एक कर प्रणाली की दर से, कर प्रणाली की दर से प्रभाव को देखना है, कर प्रणाली की दर से। तो कर प्रणाली की दर से आपको मैंने बता दिया कि कई अवसर ऐसे थे जब महलवारी बंदोबस्त में 80% से भी अधिक कर किसानों को चुकाना होता था। 80% से भी अधिक कर चुकाना होता था। बाद में जब डलहौजी गवर्नर बनता है, तो डलहौजी के शासनकाल में 1855 में एक सहारनपुर अधिनियम लाया जाता है। कई बार पूछ देता है कि सहारनपुर अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो सहारनपुर अधिनियम है, ये सहारनपुर अधिनियम कब लागू किया गया था, लाया गया था? तो सहारनपुर अधिनियम जो है ये 1855 में लाया गया था। और 1855 में लाने का अर्थ है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। और इस व्यवस्था के तहत क्या किया गया था? तो कर की दर जो काफी अधिक थी उसको, यानी महलवारी बंदोबस्त में जो कर की दर काफी अधिक थी उसको घटाया गया था। कर की दर को घटाया गया था, इसके समय में कर की दर को घटाया गया था कुछ। तो पहला, कर प्रणाली काफी अधिक थी। कई अवसरों पर किसान को 80% से भी अधिक कर दिए जाते थे। और बाद में जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि काफी कर है, तो डलहौजी के समय में सहारनपुर अधिनियम के तहत महलवारी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में कर की दर को कुछ घटाया गया।
दूसरा आप देखेंगे किसानों के दृष्टिकोण से, तो किसानों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह व्यवस्था ठीक उसी तरीके से जैसे अस्थाई बंदोबस्त में किसानों का शोषण हुआ था, जैसे रैयतबारी बंदोबस्त में किसानों का शोषण हुआ था, ठीक उसी तरीके से इस व्यवस्था में भी किसानों का शोषण हुआ। तीसरा इस व्यवस्था में क्या था कि और किसान का शोषण करने के लिए सरकार तो था ही, साथ ही इस व्यवस्था में जो चूंकि महलदार जो होता था, जो महलदार जिसको भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया गया था, या जो मुखिया था जो गांव की तरफ से भूमि चुकता करने का अधिकार दिया गया था, तो ये जो थे ये काफी मजबूत हो गए। धीरे धीरे क्या हो गया कि चूंकि ब्रिटिश सरकार के साथ इनका संबंध है, तो आगे चलकर धीरे धीरे ये क्या हो गया, आर्थिक रूप से एक सशक्त समुदाय बन गया, आर्थिक रूप से सशक्त समुदाय बन गए। और चूंकि जाहिर सी बात है कि इससे इनको बेनिफिट है, तो ये तो नाना प्रकार का उत्पीड़न करके किसानों का कर वसूल करने का प्रयास करेंगे और ब्रिटिश सरकार को चुकाएंगे। तो ये जो माहलदार जो मुखिया थे, इनकी स्थिति काफी इस व्यवस्था में मजबूत हो गई और यह भी किसानों के शोषण का कारण बना। ये किसानों को उत्पीड़ित करना, यदि वो कर चुकाने की स्थिति में नहीं है तो उनकी बहू बेटियों को परेशान करना, उनकी संपत्ति तक जब्त कर लेते थे ये माहलदार मुखिया, और इससे किसानों की स्थिति और किंकरी की अवस्था में पहुंच गई थी। तीसरा, चौथा, इस व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि इस व्यवस्था में भी कृषि का जो है सो पिछड़ेपन बढ़ा, क्योंकि इसमें भी कर की दर आप खुद समझो कि 80% है, तो किसान के पास क्या बचता होगा और क्या फिर से कृषि में वो निवेश करेगा। तो इस व्यवस्था में भी कृषि का पिछड़ापन हुआ और भारतीय कृषि जो है आज जो जिस अवस्था में है, कहीं न कहीं इस पर उपनिवेश का जो दुष्प्रभाव है, शोषण का दुष्प्रभाव है, वो आज भी भारतीय किसान और कृषि के ऊपर हमें दिखाई देता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपका इसका मूल्यांकन करना है, कर प्रणाली के दृष्टिकोण से, किसान के दृष्टिकोण से, माहलदार मुखिया के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टिकोण से, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, इस तरीके से आप देखेंगे। अब एक अलग से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कुल मिला के जो ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था है, तो प्रश्न ये हो सकता है कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव, ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का प्रभाव। तो जब इस तरीके का प्रश्न आता है कि ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव क्या पड़ा, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का प्रभाव, तो आपको इसका पॉइंट के सहारे भी मूल्यांकन करना है ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली। अब इसमें क्या है कि देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का जब है तो इसमें कोई एक प्रणाली तो दिया नहीं है कि उसको आपका प्रभाव दिखाना है या उसका मूल्यांकन करना है, तीनों व्यवस्था का मूल्यांकन करना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो रैयतबारी बंदोबस्त लागू किया गया था उसका क्या प्रभाव पड़ा, और जो महलबारी बंदोबस्त लागू किया गया था उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको मूल्यांकन करना और प्रभाव को दिखाना है। तो मैं पॉइंट आउट करता हूं कि किस किस पॉइंट से आपको इसका मूल्यांकन करना है। तो ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे जो मूल्यांकन का पहला पॉइंट करना है, प्रत्येक व्यवस्था में कर की दर, एक ये पॉइंट बनाएंगे और कर की दर को हेडिंग करके आप अब इसका विश्लेषण करेंगे कि तीनों ही व्यवस्था में क्या था कि कर की दर काफी अधिक थी। अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे महलबारी बंदोबस्त हो, चाहे रैयतबारी बंदोबस्त हो, तो आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि हर एक व्यवस्था में मैंने इसका एनालिसिस कर दिया है। कर की दर। दूसरा, तीनों ही व्यवस्था में किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो किसानों पर प्रभाव का आप मूल्यांकन करेंगे। और किसानों पर जब आप प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, तो चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे वो रैयतबारी बंदोबस्त हो, चाहे महलबारी बंदोबस्त हो, इन सब का किसानों का जो स्थिति था, जो उनकी गरीबी, जो ऋणग्रस्तता बढ़ी, जो वो किंकरी की अवस्था को पहुंचे, वो तीनों व्यवस्था में था। तो किसानों पर प्रभाव। तीसरा, इस व्यवस्था का आपको मूल्यांकन करना है कि ये जो व्यवस्था थी इसका कृषि प्रणाली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कृषि प्रणाली के ऊपर प्रभाव, कृषि प्रणाली के ऊपर प्रभाव। तो कृषि प्रणाली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तीनों ही व्यवस्था में मैंने विश्लेषण किया है कि कृषि का पिछड़ापन बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, केवल ये लिखना नहीं होगा कृषि का पिछड़ापन बढ़ता है, बल्कि क्यों हुआ ये आपको बताना है। कृषि का पिछड़ेपन का संबंध किससे है, तो कर की दर अधिक से है, किसानों के पास बचता नहीं इसलिए वो निवेश नहीं करता है, सरकार निवेश का इच्छुक नहीं है, न अनुसंधान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसके कारण कृषि पर इसका प्रभाव। चौथा, इस भू राजस्व प्रणाली का भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो भूमि पर पड़ने वाला प्रभाव।
तो भूमि पर प्रभाव क्या पड़ता है लैंड पर, ये भी आपको बताना है। भूमि पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब मान लीजिए भूमि से आप उत्पादन लेंगे और उसमें कुछ निवेश नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी उत्पादकता क्या होगी, कम होती जाएगी। और उत्पादकता कम होते जाएगी तो वो धीरे धीरे बंजर भूमि, इसमें फर्टाइल भूमि से बंजर भूमि में कन्वर्ट होती जाएगी। तो भूमि व्यवस्था पर भूमि का विखंडीकरण होगा, ये आप लिखेंगे। फिर पांचवा की जो ग्रामीण गरीबी है या किसानों की जो गरीबी थी, तो ग्रामीण गरीबी का क्या प्रभाव है, क्या कनेक्शन है, ये आपको दिखाना है। फिर छठा आपको इसका विश्लेषण करना है कि इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ कि जो ब्रिटिश भारत में ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ती है, जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता, इस ग्रामीण ऋणग्रस्तता के बढ़ने का कारण ये कृषि प्रणाली भी थी। कैसे आपको दिखाना होगा कि कृषि प्रणाली के तहत किसानों को क्या होता था कि ऋण लेना होता था साहूकार से, मारवाड़ी से, महाजन से, बनिया से। और वो ऋण क्या होता था कि जब एक बार वो चुकता नहीं कर पाता था तो दूसरी बार फिर लेगा, इस तरीके से वो एक ऋण के साइकिल में फंसता था और ऋणग्रस्तता बढ़ती जाती थी। और सातवां आपको ग्रामीण ऋणग्रस्तता के साथ साथ इस व्यवस्था का मूल्यांकन करना है कि वर्तमान वर्तमान अर्थव्यवस्था पर, वर्तमान कृषि और भूमि व्यवस्था पर प्रभाव, वर्तमान कृषि एवं भूमि पर प्रभाव, भूमि पर प्रभाव। फिर आठवां इस व्यवस्था में आपको मूल्यांकन करना है कि जो मध्यस्थ वर्ग जन्मा था, जो मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का उदय हुआ था, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग। और मध्यस्थ भूमिपति वर्ग का जो उदय हुआ था, जैसे अस्थाई बंदोबस्त है, जो महलवारी बंदोबस्त है, उसका क्या दुष्प्रभाव हुआ वो भी आपको बताना है। क्योंकि ये जो जमींदार थे या जो महलदार थे या जो मुखिया थे, ये किसानों का शोषण करते थे, क्योंकि इनका मूल टारगेट था कि सरकार हमसे खुश रहे, क्योंकि वो समय पर कर चुकाना है, नहीं चुकाएंगे तो इनकी भी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी स्थायी बंदोबस्त में। तो इन लोगों का स्थिति मजबूत हुआ और ये लोग ग्रामीण समाज में किसानों के शोषक के रूप में स्थापित हो गए। जो आप कई सारे जो मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास है, जो भारत में, जो ब्रिटिश भारत में इस तरह की व्यवस्था थी, उसका जो है वो जो है सो एक कहते हैं ना जीवांत उदाहरण देता है। और जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि वास्तव में जो उन्होंने लिखा है कलम के जादूगार ने, वो बिल्कुल सत्य लिखा है और बिल्कुल वो दिखाया हमें देती है। तो मध्यस्थ जो भूमिपति वर्ग का उदय हुआ था वही। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब आज़ादी के बाद कृषि में आमूलचूल परिवर्तन करना होता है तो भूमि सुधार की जाती है, क्योंकि तीनों ही प्रणाली में तमाम विसंगतियां मौजूद, और उन बहुत विसंगतियों को रखते हुए कृषि में सुधार करना संभव था नहीं। तो इसलिए जो है सो भूमि सुधार को पहला लक्ष्य बनाया जाता है आज़ादी के जस्ट बाद। तो इस तरीके से इस 8-9 पॉइंट के सहारे आप ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था का जो है सो मूल्यांकन करेंगे। और यदि आप इस पॉइंट में 4-4, 2-2 लाइन करके लिख देंगे तो आपका ऑप्शनल पेपर यदि है तो उसका भी उत्तर, जीएस है तो उसका भी उत्तर, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो भू राजस्व प्रणाली वाला लेक्चर है, जिसमें एक इससे पहले आपने स्थायी बंदोबस्त के बारे में सुना था, देखा था, और ये जो इसमें महलवारी और रैयतवारी बंदोबस्त के बारे में, ये आपको पसंद आएगा। आप इसका नोट्स डेवलप कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और 18 फरवरी से जो अनअकैडमी का बैचेज शुरू हुआ है, इसमें आप जो 2021 के लिए है, 2022 के लिए है, 2023 के लिए, इसमें से किसी भी बैच का प्रिपरेशन लेके घर बैठे अपना प्रिपरेशन अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। और अनअकैडमी के मार्गदर्शकों के नेतृत्व में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही क्या है कि आप अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बाट है, ये 28 फरवरी को है, 11 AM इसकी टाइमिंग है। और इसमें आप यूज़ करेंगे मेरा कोड शंकर YT, तो आप इनरोल्ड हो जाएंगे। और जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको, चूंकि पूरे देश का IAS एस्पिरेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तो आपको पूरे देश के स्तर पर अपने पोजीशन को समझने का अवसर मिल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन किस तरीके की, हम कहाँ पर अभी हैं। और दूसरा, इस कंटेस्ट के माध्यम से आपको कई सारे प्राइज जीतने के मौके, अवसर आ जाते हैं। तो ज़रूर आप इसमें पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ क्या है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब होंगे, उतना ही मैं क्या कहते हैं कि एक मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरणा मिलेगी। तो मैं आपके लिए और बेहतर करूँगा और बेहतर करके लाते रहेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं मॉडर्न इंडिया में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।